हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। आज हम लोगों का हिस्ट्री का फाइनल चैप्टर है, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसको बोलेंगे नैम। ठीक। बाकी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट देखिए, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन पढ़ाया गया है वहाँ पे। और अपने और फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। जल्दी से जल्दी इसको आप देख के कंप्लीट करिए, फिर हम एमसीक्यू पे आते हैं। ठीक। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। ठीक। तो सिलेबस हमको देखना है नॉन अलाइंड मूवमेंट ब्रीफ मीनिंग, यानी इसका नाम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर पंचशील क्या होता है। ठीक, मतलब नाम के पहले पंचशील आया था, उसी के बेस पे बाद में नाम जो है वो इस्टेब्लिश होता है। तो पंचशील क्या है, और पंचशील मतलब पांच, हिंदी में इसका नाम है। तो पंच माने पांच होता है, शील मतलब होता है कुछ नियम आचरण। ठीक। फिर इसमें जो नाम और पंचशील है, इसमें जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल रहा है, और जो नाम है इसके आर्किटेक्ट और कौन कौन रहे, और कौन कौन का मतलब क्या, नेहरू तो रहे ही हैं और बाकी कौन लोग रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही सिलेबस है और इस पर हमको पढ़ना है। छोटी सी कॉम्पैक्ट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। हाँ चलिए, ये चीज बढ़िया है। यहाँ पे देखिए सामने आपके 61 सैंपल पेपर स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। आईसीएसई क्लास 10 का ये ओसवाल गुरुकुल का ये पब्लिकेशन है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास में जो है 4 सैंपल पेपर्स हैं। ठीक, मतलब एक स्पेसिमेन है, सैंपल पेपर्स हैं, उनके आंसर्स इस तरह सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे लगाए हुए, बट मेरे पास ये बुक है और हम इससे भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके बाद में कुछ गेस्ट पेपर्स खुद से बनाऊंगा, जैसा कि मैं पिछली बार भी करता आ रहा हूँ, और वो काफी इम्पैक्टफुल होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सैंपल पेपर की लिंक है, आप इसको जरूर परचेज करिए। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट देखो है क्या, एक इंटरनेशनल पॉलिसी है। ठीक है, क्या है ऐसे की नोट याद करोगे तो लिखने में आसान रहेगा, और इस बार यहाँ से पूछा भी जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं है। तो क्या है, एक इंटरनेशनल पॉलिसी है, यानी मूवमेंट जो है अपने आप में एक पॉलिसी है। और पॉलिसी किन की है, सवरेन स्टेट्स की है। सवरेन स्टेट्स क्या होते हैं, ऐसे स्टेट्स जो अपने डिफेंस में, फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है, और इसके अलावा ब्रॉडकास्ट सिचुएशन, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें कोई अदर पावर जिनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो सब क्या होते हैं, सवरेन स्टेट होते हैं। तो सवरेन स्टेट्स की एक क्या है, इंटरनेशनल पॉलिसी है, और जिस पॉलिसी के तहत क्या होता है, which it does not align itself with any of the power blocks and the same time actively participates in the world affairs to promote international peace, harmony and cooperation। यानी एक इंटरनेशनल सॉवरेन स्टेट्स की एक ऐसी इंटरनेशनल पॉलिसी है जिस पॉलिसी के तहत कोई भी कंट्री जो है वो किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगी, यानी उसके साथ अलाइन नहीं करेगी किसी भी पावर ब्लॉक। और पावर ब्लॉक उस समय कौन से थे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट कोल्ड वार के टाइम पे आया था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जब कोल्ड वार शुरू हुई थी, तो आपको पता है कि एक तरफ यूएसए था और एक तरफ आपका जो सोवियत रशिया है। ठीक है, यानी प्रेजेंट टाइम का रशिया नहीं, अब उसमें तो और सब मिला के 12 नेशन बन चुके हैं। उस टाइम का जो यूएसएसआर जिसको बोला जाता था, वो दो पावर ब्लॉक बन चुके थे, ये कैपिटलिस्ट था, ये कम्युनिस्ट था। तो ये दो पावर ब्लॉक बन चुके थे, और कोल्ड वार आप पढ़े हो तो जान रहे हो कि इन्हीं कोल्ड वार, इन्हीं के बीच में टेंस सिचुएशन चल रही थी। तो या तो कंट्री इसका हिस्सा बन जा रहे थे या तो इसका हिस्सा बन जा रहे थे। तो जो इन दोनों पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बने, ठीक, वही नॉन अलाइंड मूवमेंट अपना एक शुरू किए। यानी उसमें यह है कि वो किसी भी दोनों में से किसी भी पावर ब्लॉक के साथ में अलाइन नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल रहेंगे, सेम टाइम पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स के मामले में, जो कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट कर रहा होगा, हार्मनी को प्रमोट कर रहा होगा, या एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा होगा, यानी बिना किसी गुट का हिस्सा बने। ठीक है, इसको हिंदी में अगर मैं बता देता हूं, इसको हिंदी में बोलते हैं इसके गुट निरपेक्ष। क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्ष, और मूवमेंट का हिंदी होता है आंदोलन। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष हिंदी इसलिए केवल बता दिए कि हो सकता है आप ये चीज खूब सुनते रहे, गुट बना लिए, दो लोग गुट बना लिए, तो जो भी तो यही ये ब्लॉक का मतलब यही गुट है कि जो दो गुट बने हैं, इन दो गुटों से ये नॉन अलाइंड मूवमेंट वाले कंट्रीज क्या निरपेक्ष हैं, यानी एब्सोल्यूट है, उनको इन ग्रुप से मतलब नहीं है, काम वो सारा कुछ करेंगे लेकिन बिना इन ग्रुप का हिस्सा बने हुए। ठीक, और ये चीज आप रेफरेंस में ले लो कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जो कोल्ड वार शुरू हुआ था, उस टाइम पे दो पावर ब्लॉक बन चुके थे वर्ल्ड में, उन्हीं बीच में कोल्ड वार चल रहा था। तो जो कंट्रीज इन पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बने, वो लोग नॉन अलाइंड मूवमेंट में आए। तो आई होप अगर आपको लिखने को आएगा ब्रीफ मीनिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो आप आराम से लिख सकोगे कि एक इंटरनेशनल पॉलिसी सवरेन स्टेट्स की, जिसके तहत वो किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा बने बगैर एक्टिवली वर्ल्ड अफेयर के मैटर्स में पार्टिसिपेट करेंगे,
जिसमें कि इंटरनेशनल पीस को बढ़ाना, इंटरनेशनल हार्मनी को बढ़ाना और कोऑपरेशन को बढ़ाना शामिल रहेगा। ठीक, बस इतनी सी बात है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलो भाई, इसके फीचर क्या थे, यानी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है जो था उसके फीचर्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले वही बात की, इट इज नॉट अलाइंड टू एनी ऑफ द पावर ब्लॉक। और पावर ब्लॉक कौन कौन से मैंने बता ही दिया कि यूएसए और यूएसएसआर। ठीक, तो किसी भी पावर ब्लॉक का ये हिस्सा नहीं थे। ठीक, इसके अलावा इट इज अपोज टू एनी काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंसेस। और भाई जब कोल्ड वार चल रहा था बहुत सारे मिलिट्री अलायंसेस बने, जैसे नेटो है, सीएटो है, वार्सा पैक्ट है, ये उस टाइम के सब मिलिट्री अलायंसेस थे। तो जो नैम के जो कंट्रीज थे, यानी इस मूवमेंट के अंदर जो कंट्रीज थे, वो किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं थे। ठीक, इसके अलावा इट रिटेन्स इट्स फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। सॉवरेन स्टेट है और इनकी जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी। अब अगर मान लो ये किसी गुट का हिस्सा बन जाते तो उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से सेट करनी पड़ती है, यानी सवरेनिटी कहीं ना कहीं तो खत्म ही हो रही थी, तो वो चीज नहीं थी। इसके अलावा इट डज नॉट अलूव फ्रॉम इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, यानी इसका मतलब ये नहीं था कि ये मतलब उस समय वर्ल्ड में दो ही पावर ब्लॉक है, तो अगर वो पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम से अपने को अलग किए हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं था, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, इन द पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, सो नॉन अलाइनमेंट स्टैंड्स फॉर रादर देन पैसिविज्म। मतलब इसका ये मतलब नहीं था नॉन अलाइंड मूवमेंट का कि ये लोग पैसिव हो गए हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम से, ये लोग एक्शन में है, एक्शन लेंगे, बस ये किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, या कह सकते हो कि किसी भी तरीके की प्रेजुडाइस में काम नहीं करेंगे। प्रिजुडाइस में काम नहीं करेंगे, पहले से ये मान के नहीं चलेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, वो एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, देखेंगे कौन सही है कौन गलत है तब। और जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो तो उस ग्रुप के जो अगेंस्ट है वो भले सही हो, बस वो गलत हो गया, यही होता है। ठीक, तो वो चीज नहीं थी। इसके अलावा इट जजेस एन इशू ऑन मेरिट, मतलब ये यहीं से कंटिन्यू है कि जो है कोई प्रिजुडाइज नहीं है, मेरिट पे किसी भी मैटर को जज करना। इट अपहोल्ड द राइट्स ऑफ ऑल पीपल फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, और लोगों के फ्रीडम एंड जस्टिस को एडवोकेट करना। ठीक, तो एक बार में देख लेते हैं। सबसे पहले कि किसी पावर ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं करेगा, किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं है। दूसरा ये है कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंटली खुद से उसका डिसीजन लेगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये जो है पैसिव हो गया है, ये सारे जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को देखेगा। इसके अलावा सारे मैटर्स को उसके मेरिट पे जज करेगा, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा, फ्रीडम की बात करेगा, जस्टिस की बात करेगा, यानी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, बाकी सारे काम करेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स का हिंदी मीनिंग कह सकते हो उद्देश्य, गोल ये कह सकते हो, यानी ये क्यों बना था, क्या क्या काम था। तो सबसे पहले टू एलिमिनेट ऑल दोज कॉजेज व्हिच कुड लीड टू वॉर। भाई 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे और फिर 2 पावर ब्लॉक बन चुकी थी ना, 2 गुट बन चुके थे, तो लड़ाई तो हो ही सकती थी। तो उन सारे कॉजेज को एलिमिनेट कर देना जो लड़ाई करवा सकते थे, यानी एक ऐसी पावर दो ब्लॉक के बीच में ये लोग एक ऐसे लोग बन करके खड़े हुए थे कि ये लोग किसी भी तरीके गुट का हिस्सा नहीं है, मेरिट पे चीजों को जज करते हैं इस तरीके से, और किसी भी जो है मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं है, तो ये वार को होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा टू प्रोटेक्ट द नेसेंट फ्रीडम ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका फ्रॉम कॉलोनियल डोमिनेशन। अब कॉलोनियल आप कहोगे कि जो है कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म तो खत्म हो गया था, ऐसा नहीं था भाई। पावर ब्लॉक जो बने हुए, तो मेन कंट्री इसमें यूएसए है और इधर है यूएसएसआर। ठीक, अब छोटे कंट्रीज में प्रेशर ये था कि या तो तुम इनके हो जाओ या तो इनके हो जाओ, यानी इनके गुट में हो जाओ। और गुट में होने का मतलब ये है कि तुम गुट में हो गए, ये हो गए तुम्हारे लीडर। ठीक, ये चीज अभी भी है। ठीक है, जो जिनके इन्फ्लुएंस में है, अगर मान लो यूएसए के इन्फ्लुएंस में जो छोटी कंट्रीज है तो सही मायने में अपनी सॉवरेनिटी यूएसए को खो चुकी है। जैसे अभी आप चाइना का देख सकते हो कि किस तरीके से पाकिस्तान चाइना के जाल में उलझा हुआ है, किस तरह श्रीलंका चाइना के जाल में उलझ गया। ठीक, तो वही चीज तब भी थी कि देखने में तो लगेगा तुम फ्री हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सही मायने तो कॉलोनी बन के रह गए हो। तो ये लोग ये चीज कर रहे थे उस समय की जो न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो फिर से किसी कॉलोनाइजेशन में ना चली जाए, इस चीज से भी बचाना उनका था। और अगर वो पावर ब्लॉक का हिस्सा बनती तो फिर से वो उसी जगह पे चली जाती। वही चीज यहाँ पे टू अपोज कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू एडवोकेट सवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। की भाई देखो हम किसी ब्लॉक का हिस्सा क्यों बने, हम सवरेन स्टेट हैं, हमको सवरेन इक्वालिटी चाहिए। सवरेन मतलब प्रभुता संपन्न, मैंने बताया ना कि जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में इंडिपेंडेंट हो वो एक सवरेन कंट्री होता है। यानी ऐसा नहीं है कि मान लो एक कोई छोटा सा कंट्री, मान लो जैसे घाना है, तो घाना अपनी पॉलिसी बनाएगा अमेरिका से पूछ के, अगर ऐसा करेगा तो सवरेन नहीं रह गया। ठीक,
टू इनकरेज फ्रेंडली रिलेशंस एमंग कंट्रीज, और कंट्रीज के बीच फ्रेंडली रिलेशन बनाना, ना कि कोल्ड वार जो है पावर ब्लॉक बन करके एक दूसरे में दुश्मनी पैदा करना। टू एडवोकेट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, टू अपोज द यूज ऑफ फोर्स एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। न्यूक्लियर वीपन्स आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक बन ही गए थे, जापान उसका विक्टिम हुआ ही था, ठीक है। तो उसके यूज का अपोज करना और इवन फोर्स का भी अपोज करना, पीसफुल सेटलमेंट की तरफ बात करनी। टू स्ट्रेंथन द यूएन एज ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड पीस, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस, अभी पिछले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं यूनाइटेड नेशंस और मेजर एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये पावर ब्लॉक को इंपॉर्टेंस ना दे करके जो यूएन एक जो है एक इंस्टीट्यूशन बना था उसको ये लोग स्ट्रेंथन करते थे। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू बिल्ड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन इक्विटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। याद कर लो बेटा, इक्विटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस मतलब एक ऐसा जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनना चाहिए जहां पे ना तो कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर पाए, ठीक है, मतलब कोई एक्सप्लॉइटर भी ना हो, कोई एक्सप्लॉइटेड भी ना हो, ठीक, इस तरीके से एक ऑर्डर बनना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं नाइम के, ठीक, कम से कम आपको 5 याद होनी चाहिए और आप पढ़ इसको सारे लो। मान लो क्वेश्चन इस तरह ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइम, तो आप जब पढ़े रहोगे तभी जान पाओगे ये नाइम का ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। टू एलिमिनेट ऑल दोज कॉजेज व्हिच कुड लीड टू वॉर, to protect the nascent freedom of newborn independent countries of Asia and Africa from colonial domination, to oppose colonization, imperialism, and racial discrimination, to advocate sovereign equality of all states, to encourage friendly relations among countries, to advocate peaceful settlement of international disputes, to oppose the use of force and the use of nuclear weapons, to strengthen the UN as an organ of world peace, to protect human rights and to protect the environment, to build a new international economic order based on equity, equality and justice। ठीक, चलो भाई अब देख लेते हैं पंचशील क्या है। तो भाई देखो 1954 में एक चीज ध्यान रख लो, 1954 में पंचशील बना था, ठीक है, और जो है 1961 में नाइम मूवमेंट बना था। तो ये चीज आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लो कि 1954 में पंचशील बना है और 1961 में आया है नाइम, यानी कहीं ना कहीं ये जो है ये इसका जो है पहले पंचशील से ही कहानी आगे शुरू हुई। वही चीज देख लो कि 1954 में हुआ क्या, इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया जिसमें 5 प्रिंसिपल्स थे, वही पंचशील, ठीक, और इन्हीं को कलेक्टिवली क्या बोला गया, पंचशील बोला गया। तो 5 चीज कौन कौन से थे, ठीक, अच्छा ये क्या था, यही बाद में नॉन अलाइंड मूवमेंट के क्या बने, गाइडलाइंस बने, ठीक। और तो 5 प्रिंसिपल कौन कौन से थे, सबसे पहला था कि म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर, कि जैसे इंडिया और चाइना ने साइन किया था तो ये था कि हम लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स तो देखेंगे लेकिन एक दूसरे की इंटरनल प्रॉब्लम में जो है बिना बात के इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एग्रेशन मतलब समझ ही रहे हो कि अटैकिंग, ठीक है, मतलब ये नहीं कि बॉर्डर पे हमेशा टेंशन ही है, तो नॉन एग्रेशन। इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, और दोनों के म्यूचुअल मतलब आपस में बेनिफिट के लिए एक इक्वालिटी। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, और एक दूसरे की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का क्या, इंटीग्रिटी मतलब होता है क्या, एकता, सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, संप्रभुता, तो उसका रेस्पेक्ट करना। तो ये चीज यहीं से जुड़ करके आएगी भाई। अगर आप किसी के इंटरनेशनल अफेयर्स इंटरनल मैटर में बार बार उंगली कर रहे हो तो इसका मतलब उसकी सॉवरेनिटी खराब कर रहे हो। जैसे तुम्हारा पड़ोसी है, उसके घर के अंदर कोई झगड़ा हुआ, तुम जाकर के बीच में बार बार घुस रहे हो, तो ये तुम गलत कर रहे हो सही माने में। वो उसका इंटरनल मैटर है, अगर वो खुद बाहर नहीं ला रहा है, तुमसे मदद नहीं मांग रहा है, तो इंटरनल मैटर में तुम्हें नहीं घुसना चाहिए, ठीक। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और हम दोनों लोग, इसका मतलब हुआ कि को एग्जिस्टेंस, साथ साथ रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो क्या क्या था कि म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस नीच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इसको रट्टा मार लो आएगा, और तब 5 आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक। तो इसके बारे में और चीज जान लेते हैं। तो हुआ क्या था कि पंचशील जो है इसको प्रैक्टिकल शेप मिला था बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में, और बैंडुंग कहाँ पे, इंडोनेशिया में है, ठीक। ये जीके के लिए याद कर लो, अप्रैल 1955 में। तो भाई 54 में ये चीज प्लान बना था, और 55 जब बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पे प्रैक्टिकली क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उसमें 29 कंट्रीज थे जो कि एशिया के थे, अफ्रीका के थे, जिसमें फिलीपींस भी शामिल था, टर्की, साउथ वियतनाम, कम्युनिस्ट चाइना और नॉर्थ वियतनाम, ये सारे कंट्रीज थे, ठीक। ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके प्रिसाइडेड की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के, आपको पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा चाइनीज प्राइम मिनिस्टर चाउ इन लाई थे, ठीक है, और इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे बाद में प्रेसिडेंट भी बने, जिनका नसीर पूरा नाम और है, इतना नासिर याद कर लो इनफ है, ठीक। तो ये लोग यहाँ पे यानी पंडित नेहरू,
चाओ एन लाई और नासिर, ये 3 लोग यहाँ पे थे, पंचशील इसमें शामिल हुए थे। 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी। ठीक, तो अब आ जाते हैं 1961 में नाम, यानी आपने अभी यहाँ पे ये चीज पढ़ दिया कि यही आगे चल करके जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक बेस बना था, यहाँ से नॉन अलाइंड मूवमेंट आगे आया। तो 1961 की बात है। तो ये बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया कंट्री में है, वहां पे एक समिट हुई थी सितंबर 1961 में, और वहीं पे नैम मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था। यहाँ पे 25 एफ्रो एशियन कंट्रीज थे और एक यूरोपियन कंट्री था जिसका नाम साइप्रस था। अभी पीछे आपने देखा 29 पार्टिसिपेंट थे पंचशील वाले में। ठीक है, कंफ्यूज ना होना, पंचशील जान लो एक तरीके से प्रेडिसेसर ही है नैम का। तो यहाँ पे 25 एफ्रो एशियन मतलब कुछ अफ्रीका के थे और एशिया के थे, एक यूरोपियन कंट्री भी था जो कि साइप्रस था। ठीक, 3 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थे जो कि एक एज ऑब्जर्वर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक, द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाई इंडियन पीएम नेहरू, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो नेहरू थे। ठीक, जोसेफ ब्रोज टीटो, तो केवल टीटो याद रखोगे तो भी ठीक है, ये यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे। ठीक, इसके अलावा इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासिर। ठीक, तो दीज 3 आर कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ नैम। वन लाइन में पूछा सकता है who were considered as the founding fathers of NAM, तो कौन कौन है? नेहरू, टीटो, नासिर। ठीक, नेहरू, नासिर, टीटो जैसे जान लो। ठीक है, एमंग अदर फाउंडिंग मेंबर्स वर आर्क बिशप मैके, ये नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। ठीक, इसके बाद में अब नेहरू का रोल क्या था? ठीक है, ये पूछा जाता है। तो भाई सबसे पहले तो फाउंडिंग मेंबर ही थे इसके। ठीक है, तो ये रोल है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के क्या थे? फाउंडिंग मेंबर थे, एलॉन्ग विद जोसेफ ब्रोज टीटो, टीटो नाम याद रखोगे चलेगा। इसके अलावा नासिर। ठीक है, इन्होंने एक काफी ज्यादा पिवटल रोल क्रिएट किया कि ये मूवमेंट लॉन्च हो। ठीक है, बांडू कॉन्फ्रेंस से पंचशील लेकर के आए। इसके बाद में यहाँ न्यूट्रलिटी की एडवोकेसी करी। न्यूट्रलिटी मतलब आप न्यूट्रल रहो, दो न्यूट्रल कहाँ पे? जो 2 पावर ब्लॉक बने हुए वहां से। तो नेहरू वाज ए स्ट्रांग एडवोकेट ऑफ नॉन अलाइंड एंड न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग द कोल्ड वार। कोल्ड वार के टाइम कंट्रीज न्यूट्रल रहे। उनका बिलीव करना क्या था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है उनको किसी भी, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या सोवियत यूनियन हो, किसी के साथ अपने को अलाइन नहीं करना चाहिए, यानी उनके गुट में नहीं शामिल होना चाहिए। As he saw both superpowers are potential determinant to the sovereignty and development of newly emerging nations, यानी क्योंकि साफ साफ ये दिख रहा था कि वो सब डेट्रीमेंटल हैं किसी भी न्यूली इमर्ज कंट्री के लिए, कि उस किसी भी तरीके उसकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने देंगे या उनको डेवलप करने देंगे। तीसरा काम इनका क्या था? प्रमोटिंग पीस एंड डेवलपमेंट। तो नेहरू का जो विजन था नैम के लिए वो यही था कि उसमें पीस का प्रिंसिपल है, कोऑपरेशन है, डेवलपमेंट है, जैसा कि आप पीछे पढ़ते आए हो। उनका बिलीव करना ये था कि नॉन लैंड मूवमेंट जो है वो कंट्रीज को हेल्प कर सकता है कि वो एक दूसरे से वो चाहे सुपर पावर में इंटेंजल्ड होकर के कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़े रहें या फिर वो अपना इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ कर सके। इसके अलावा नैम इन्फ्लुएंस ऑन नैम्स प्रिंसिपल, नैम के प्रिंसिपल पे इनका इन्फ्लुएंस था। सीधी सी बात है, मेन उसके जो है जैसे फाउंडिंग फादर में आते हैं तो इनके आइडिया जिसमें ही थे ही, तो वही चीज कि नैम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो नेहरू के आइडिया ही है उसमें कुल मिला करके। इसके अलावा इंटरनेशनल लीडरशिप, भाई एक इंटरनेशनल लीडर थे, आप ये चीज देख ही सकते हो। ठीक है, एज इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड रेस्पेक्टेड स्टेट्समैन माने पॉलिटिशियन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, नेहरूज लीडरशिप एंड एडवोकेसी फॉर नॉन अलाइनमेंट लेंट कंसिडरेबल वेट टू द नैम, मतलब एक इंटरनेशनल लीडर थी इसलिए नैम जैसा मूवमेंट ये चल पाया। हिज रोल इन द मूवमेंट हेल्प्ड इट गेन रिकॉग्निशन and credibility globally, making it a prominent force in the international politics during the Cold War era। तो बस यही छोटा सा चैप्टर्स था, होप आपके समझ में आया होगा। अगर आया है तो कम से कम 5 लोगों को इसको शेयर करो, और शेयर करते ही आपको एक चमत्कार होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।